घटना की थी 2017-18 में। तो हमारे इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। 18 से और उसके 19 में जो शुरुआत की तो पहले ये कल्पना की थी कि हम सिर्फ चलो 50 लोगों का ही शुरुआत कर लेते हैं। तो 2 दिन का हमने कहा कैसे सेमिनार के रूप में कर देते हैं। फिर हमने कहा चलो कुछ प्रकाशकों को भी बुला लेते हैं, 1-2 वो भी आ गए। तो हमने कल्पना ही नहीं की थी कि जो 50 लोगों की शुरुआत की थी हम लोगों ने, जो सोचा था उसमें करीब 2000 लोग आए। तो हमारी सारी व्यवस्था फेल हो गई, मतलब खाने का वो सब अरेंजमेंट, क्योंकि सब कुछ खाना भी हम लोग साझा चलाते हैं, चंदे के रूप में चलाते हैं और सभी आपके सहयोग से चलाते हैं। तो वो सोचा था हमने, फिर उसके बाद 2021, फिर 2023 और आज 2025 में वो कल्पना पूरी साकार हुई। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, इसमें जो पूरा ताकत लगती है, पूरी कई 2 महीने की कम से कम मेहनत लगती है और काफ़ी सारे लोगों का सहयोग होता है, जो पर्दे के पीछे से और जो मंच के पीछे से, और विद्यार्थियों का, कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, कुछ आगरा यूनिवर्सिटी से आए हैं, दयाल सिंह बाग यूनिवर्सिटी से आए हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स की बहुत बड़ी टीम होती है जो इसके साथ पूरा साथ देती रहती है। भले ही वो यहाँ ना बैठे हो, पूरे कॉलेज में इधर उधर वो अपने जिम्मेवारियाँ संभाल रहे हैं। और ये 2 दिन जो कार्यक्रम चलेगा, ये पूरा सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक, जैसे जैसे हमारे लोग बढ़ेंगे उस तरह से हम इसको कार्यक्रम को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। हमारा एक और मंच है, ज्योतिराम जी का जो मंच है वो ऊपर कैफेटेरिया के ऊपर है। वो भी पैरेलल सेशंस के लिए है, कुछ पैरेलल सेशन भी होंगे यहाँ पर। लंच हमारा 2 बजे के करीब होगा। और जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसमें कूपन है 50 रुपये का, लंच का कूपन 2 दिन का है 50-50 का, 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन भी और लंच का भी है। वो हमारे लिए सहयोग भी है, मतलब एक्चुअल में जो लंच है उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा है, पर हम लोगों ने मिनिमम कोशिश किया कि कुछ कंट्रीब्यूशन आप लोगों का भी रहे, वही एक इनडायरेक्टली हम लोग वो हम आपसे अपील करते रहते हैं। इसके साथ हमारा फिल्म का डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्री सेशन चलता रहेगा साथ में, वो भी एक रूम में है, उसके लिए भी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें भी आप विजिट कीजिए और उसमें भी अपनी भागीदारी कीजिए। आपके पास 2 दिन का पूरा इसमें शेड्यूल है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो इसमें वक्ता लिखे हैं वो सभी उपलब्ध हो। हम आगे पीछे उपलब्धताओं की वजह से कुछ हमारे वक्ता है वो थोड़ा लेट आते हैं या कुछ और जगह जिम्मेवारियों में फंसने की वजह से वो पहुंच नहीं पाते, तो उसकी जगह हम कुछ और नए वक्ताओं को लेते हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, इसमें कोलैबोरेशन सिर्फ दसम नहीं, मगध फाउंडेशन और उसके अलावा 2-3 और संगठन है। रिदम पत्रिका जो है वो भी है, PMRC एक मीडिया ग्रुप है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ और भी कई सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे साथी सीमा माथुर जी आगे, डॉक्टर सीमा माथुर, उनको मंच में आने के लिए हमारी टीम के साथ वो भी हमारे सदस्य है। प्रोफेसर सीमा माथुर, वो आइए प्लीज़। तो लगातार हम लोग जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सिर्फ आपके बिल्कुल आपके सहयोग से पहुँचे, और हम लोग चाहते हैं, और आज पूरा जो सम्मेलन है, जो महोत्सव है, उस फेस्टिवल को बनाने में आपका सबसे बड़ी भूमिका है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सिर्फ चौथा ही नहीं है, आपका पूरा सहयोग रहेगा तो हम 40वें तक भी ज़रूर पहुँचेंगे। उसके लिए पर आपकी पूरी भागीदारी चाहिए। आपके लिए आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप 2 दिन हमारे साथ समय बिताएं।
फीडबैक भी बीच बीच में सहयोग सपोर्ट और उसके अलावा फीडबैक भी आप देते रहिएगा कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल संकोच मत कीजिए, जो आयोजक है आप उनको बिल्कुल बता सकते हैं कि क्या कमी रही है ताकि हम लोग कल को बेहतर कर सकें। शुक्रिया। के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। जैसे कि मेरा वैसे सेशन कल था, कल किसी इमरजेंसी से मैं आ नहीं पाई, तो सूरज जी का ये बहुत आयोजन समिति का ये बहुत बड़ी उदारता वाली बात है कि मुझे इस बीच थोड़ी सी बात अपनी साझा करने का अवसर मिला। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और नए पाठ्यक्रमों में उसे शामिल किया जा रहा है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है और भारतीय ज्ञान परंपरा के भीतर क्या क्या चीज़ें हैं। और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो वो भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या? वो तमाम प्रैक्टिस, वो तमाम हमारी जो ज्ञान प्रणालियाँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसे सीखते आए हैं, उसको प्रैक्टिस में हम उसका उपयोग करते रहे हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो वो तमाम भारतीय ज्ञान परंपराएं उस हाशिए के, उस ज्ञान परंपरा के बिना अधूरा है। जब तक हम जो मार्जिनाइज सोसाइटी है, चाहे वो आदिवासी है, दलित है या अन्य जो वर्ग हैं, उनके नॉलेज सिस्टम को भी जब हम इसमें नहीं शामिल करेंगे तो वो पूरी तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा या उसे हम कहें कि भारतीय ज्ञान परंपरा ये है, तो ये कहना जो क्या कि वो दूसरे जो हाशिए के जो वर्ग है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि आप देखें कि जितने भी नॉलेज सिस्टम है वहीं से आई हुई है। आदिवासी ज्ञान परंपरा को अगर आप देखते हैं तो वो ज्ञान परंपरा सदियों से है और वो ज्ञान परंपरा आज के टेक्नोलॉजी साइंस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम आदिवासी ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो वो मानव सभ्यता की प्राचीनतम ज्ञान परंपराओं में से एक है और वो परंपरा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लिखित नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरित होती रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो मौखिक आपके लोकगीतों के माध्यम से, वो कहानियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से या अलग अलग फॉर्म्स में नाच के माध्यम से भी आप देखें कि वो प्रैक्टिसेस जो है वो हमेशा ही हस्तांतरित हुई है। यहाँ पर मैं जो बात करूँगी कि हिमालयन क्षेत्र में जहाँ मेरा जीवन बीता है या जहाँ की मेरी परवरिश है कि आदिवासी समाज भी बहुत डाइवर्स है। मैं ये दावा नहीं करूँगी सभी की ज्ञान परंपराओं के बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे वहाँ की अपनी, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस और वहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंगली वहाँ की अपनी एक जीवन जीने की अपनी एक कहें कि शैली, दर्शन वो डेवलप करता है। कोई भी समुदाय, कोई भी समाज कोस्टल एरिया का अपने तरीके का वो जीवन प्रणाली को जीने की, जीवन को एक सस्टेन करने का अपना एक नॉलेज सिस्टम वो इवॉल्व करता है ओवर द टाइम। और उसी तरह से हिमालयन क्षेत्र की जो नॉलेज सिस्टम क्या है, जो मैंने बचपन से जो देखा है, हमने अब हमारी कम्युनिटी में जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जो व्यवहार में जो ज्ञान प्रणालियाँ, जो सिस्टम जो आता है, मैं थोड़ा उस पर मैं बात करूँगी। सबसे पहले जब हम आदिवासी ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो ये इसकी विशेषता क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सिस्टम को सस्टेन करने की ज़रूरत क्यों है, उन आदिवासी परंपराओं को हमें जानने की क्यों ज़रूरत है, या कहें कि एक वैश्विक स्तर पर भी अगर आप देखें पूरे के पूरे विश्व के जो नेटिव जो लोग हैं उनकी ज्ञान परंपराओं को यूएन बार बार संरक्षित करने की बात करता है। बड़े प्लेटफॉर्म पर, विश्व के मंच पर उस पर बात हो रही है, उसे प्रिजर्व करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी उसमें, जिसको लेकर इतनी एक व्यापक स्तर पर बड़े मंचों पर जिस पर बातचीत हो रही है। तो आदिवासी जो ज्ञान परंपरा की जो सबसे जो बड़ी जो बात है कि वो बहुत ही प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर बहुत सचेत है। वो बेशक बहुत पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर अपनी जो प्रैक्टिस है, जीवन की जो प्रैक्टिस है, वो बहुत ही एक व्यावहारिक स्तर पर वो करता है। पर्यावरण को लेकर किस तरह से वो सचेत है, उसकी जो चिंतन जो है वो हमेशा ही पर्यावरण को लेकर ही है। पर्यावरण से इतर
उसकी चिंतन या जीवन शैली वहाँ पर नहीं है। तो इन संदर्भों में भी उसकी अपनी एक विशेषता है। दूसरी बात जो है कि क्योंकि मौखिक परंपरा में है तो लोक कथाएँ हैं, उसके जो संस्कार है, उसके वहाँ के जो लोकगीत हैं, नाच है, वो सभी भी उसकी विशेषता है। क्योंकि जब वो प्रैक्टिस में है तो वो ज्ञान परंपराएं संरक्षित हैं। जब वो प्रैक्टिस में कोई भी भाषा, कोई भी नृत्य या कोई भी क्या कहते मुहावरे हैं या कहानियाँ, जब तक वो लोक में प्रचलित नहीं है, लोक में प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो विलुप्त हो जाती हैं। इसी प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। आदिवासी ज्ञान परंपराएं आज भी संरक्षित हैं तो उसकी बड़ी वजह उसका प्रैक्टिस में होना है, उसका एक व्यावहारिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में, वो रूटीन में उसका इस्तेमाल हो रहा, उपयोग हो रहा है। इसीलिए वो परंपराएं आज भी जीवित है ना, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात क्योंकि वो अनुभव पर आधारित, एक्सपेरिमेंटल है, आपको एक्सपीरियंस बेस्ड वो नॉलेज सिस्टम है। क्योंकि जब तक, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी चीज़, जैसे हमारे यहाँ पर पानी की बहुत स्कार्सिटी है, कमी है। चाहे पूरे हिमालयन रीजन में आप देखें, एक तरफ कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर -20-30 का टेम्परेचर जा रहा है, 6-7 महीने बर्फ़ पड़ रही है, कोई आवाजाही नहीं है। दूसरी तरफ से अगर आप गर्मियों में देखें तो 30 तक भी टेम्परेचर आपका जा रहा है, स्पीति हो गया, लद्दाख में मेरे, तो कोल्ड डेजर्ट एक तरफ है, तो दूसरी तरफ उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पानी की कमी है, तो उस पानी की कमी को किस तरह से वो कम्युनिटी जो है वो किस तरह से प्रिजर्व करती है। हमारी सिंचाई करने की जो सिस्टम है वो मैथमेटिकल है। जब आप अगर लद्दाख गए हों या स्पीति की तरफ गए हों तो वहाँ पर आप देखना कि वो छोटे छोटे क्यारी सिस्टम है वहाँ पर। वो क्यारी सिस्टम इस तरह से बनाया जाता है, एक तो ज्योमेट्रिकल है, वो मैथमेटिकल बेस पर वो बनाया जाता है, और ताकि एक भी बूंद पानी वेस्ट ना हो, इस तरह से वो सिस्टम है कि क्यारियों के बीच से एक छोटी छोटी कूल सा बनाया जाता है। शुरुआत की जो